रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न यूं हार मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और पाने का मज़ा भी आएगा। तो मिशन जून JRF 2024 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग JRF के फर्स्ट पेपर का एकदम जोरों शोरों वाला चीज पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह फर्स्ट पेपर में तो आपका महत्वपूर्ण चीज तो है ही, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। एक बात आप लोग हमेशा मान करके चलिएगा, यकीन ना हो तो अपनी किताब में देख लीजिएगा। और यहाँ पर सेकंड पेपर में टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो कल हम लोग पढ़े थे अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं? अज्ञात से ज्ञात की खोज होती है, ज्ञात से अज्ञात की खोज होती है, वैज्ञानिक पद्धति की चरण होती है, अर्थात मानव समाज के क्रियाकलापों में हम कुछ न कुछ मानव समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें, यह उसका उद्देश्य होता है। और बताए थे नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना या पुराने सिद्धांत का जांच करना, ये सारे क्रियाकलाप होते हैं अनुसंधान के क्या चीज़, अनुसंधान के उद्देश्य में। बहुत सारे टॉपिक हम आपको बताए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम के चैनल पर हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर PDF मतलब वहाँ पर नोट्स आपको अवेलेबल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान के महत्व। अनुसंधान के महत्व, अनुसंधान के महत्व के बारे में चर्चा होगी कि आखिर में अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसका महत्व कहाँ से कहाँ तक होता है। इसमें सबसे पहला जो महत्व आता है वह होता है, इसमें देखिए इसकी महत्वता क्या होती है, अनुसंधान की महत्वता क्या होती है। इसमें समय की बचत होती है। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट्स से लिखवा रहा हूँ और एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। समय की बचत, संपूर्ण न्यास या समय के स्थान पर प्रतिदर्श का अध्ययन करना। देखिए समय, यहाँ पर पहला पॉइंट जो है समय की बचत, समय की बचत और संपूर्ण न्यास या समग्र के स्थान पर या स्थान पर प्रतिदर्श का अध्ययन करना। ये हमारा पहला पॉइंट है। अनुसंधान के महत्व क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पॉइंट लिख देता हूं और एक एक पॉइंट मैं बारीकी से समझाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा पॉइंट है प्रतिफल की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता। प्रतिफल की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता का अध्ययन करना। यहाँ पर अध्ययन लिखा हुआ एक और यहाँ पर रहेगा, उसके बाद रहेगा अध्ययन करना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो है विभिन्न अनुसंधान प्रारूप का अध्ययन एवं समझ विकसित करना। अगला पॉइंट जो हमारा है वह है विस्तृत। अगला पॉइंट जो है विस्तृत आंकड़ों की जांच करना। समस्या समाधान के लिए उत्तम योजना। ये सारे पॉइंट हो गए। देखिए सबसे पहले अनुसंधान के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुसंधान अर्थात रिसर्च का महत्व क्या है। तो इसमें सबसे पहला है समय की बचत और संपूर्ण न्यास की मतलब होता है जनसंख्या, समग्र, समष्टि। ये सब क्या है? जनसंख्या के ही पर्यायवाची शब्द हैं कि स्थान पर एक प्रतिदर्श का मतलब होता है कि किसी एक चीज का। जैसे मान लीजिए हम लोग पूरा फिजिक्स न पढ़ के केवल प्रकाश के बारे में अध्ययन करें, तो अगर आप फिजिक्स के से रिलेटेड रिसर्च करने जाते हैं तो पूरा भौतिक विज्ञान थोड़ी ना लिखते हैं, किसी एक टॉपिक पर ही आप अपना रिसर्च करते हैं। प्रकाश के बारे में रिसर्च करेंगे तो बस प्रकाश के बारे में, गति के बारे में रिसर्च करेंगे तो गति के बारे में रिसर्च करेंगे, मतलब किसी एक प्रतिदर्श। अगर आप केवल लड़कों के लिए रिसर्च करना चाहते हैं कि JRF में लड़के कितने लड़के टॉप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समय की बचत होती है और यहाँ पर संपूर्ण न्यास समग्र के स्थान पर हम केवल एक प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं। यह इसका महत्व है। प्रतिफल की सत्यनिष्ठा,
मतलब जो परिणाम आते हैं उसमें कितनी सत्यता है उसकी जांच करेंगे। और उससे क्या होता है, विश्वसनीयता का अध्ययन करना। विश्वसनीयता के बारे में हम आपको बता चुके हैं। विश्वसनीयता का मतलब होता है एकदम विश्वास पात्र, एकदम विश्वास होना चाहिए कि जैसे विश्वास यह होना चाहिए कि मान लीजिए मैं 5 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो यह बार बार होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार, मतलब अधिकतम बार होना चाहिए। अगर आप 10 बार अगर 5 मिनट में दौड़े हैं तो 10 किलोमीटर 9 बार दौड़े होंगे। तो यह होती है विश्वसनीयता। विभिन्न अनुसंधान प्रारूप का अध्ययन करना और समझ विकसित करना। कहने का मतलब विभिन्न जो अन्य प्रकार के रिसर्च हैं उनके बारे में हम अध्ययन, मतलब एक प्रारूप तैयार करेंगे, एक डिजाइन प्रारूप मतलब डिजाइन तैयार करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपना समझ विकसित करेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये होता है अनुसंधान अर्थात रिसर्च का महत्व। क्या होता है कि विभिन्न रिसर्चों में, विभिन्न खोजों में एक डिजाइन तैयार करते हैं और डिजाइनों का अध्ययन करना एवं समझ विकसित करना। कहने का मतलब यह होता है अनुसंधान का महत्व कि विभिन्न जो रिसर्च हुए हैं, विभिन्न जो खोज हुए हैं उनके प्रारूपों का अध्ययन करेंगे, उनके डिजाइनों का अध्ययन करेंगे और उनसे क्या करेंगे, समझ विकसित करेंगे। विस्तृत आंकड़ों, यहाँ पर आंकड़ों की जांच करना। कहने का मतलब विस्तृत आंकड़ों की जांच करना कि मान लीजिए जांच करना, विस्तृत आंकड़ों की जांच करना का मतलब पूरे भारत में जीआरएफ कितने लड़के निकालते हैं तो उनके विस्तृत आंकड़ों का जांच करना और उसके बाद समस्या का समाधान के लिए उत्तम योजना। कहने का मतलब रिसर्च की महत्वता क्या है कि किसी भी चीज का एक उत्तम योजना या फिर समस्या का समाधान, एक ऐसी, देखिए इसका महत्व यह भी है कि समस्या का समाधान के लिए उत्तम योजना बनाना। तो इसका महत्व, आप खोज करने जाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, एक उत्तम योजनाएं आपको मिलेंगी, एक और आपकी जो समस्या होगा उसका समाधान मिलेगा। तो यहाँ पर जितने टॉपिक होंगे मतलब यहाँ पर जितने टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं शायद आपको समझ में आ गए होंगे कि अनुसंधान के महत्व के बारे में, कि आखिर में हम कोई रिसर्च करते हैं। जैसे आप जीआरएफ करेंगे तो रिसर्च ही करेंगे, पीएचडी करेंगे तो रिसर्च ही होता है। तो उस रिसर्च का महत्व क्या है, देखिए पहले इसमें सबसे पहला जो मतलब महत्व है उसमें क्या है, समय की बचत होगी और पूरे संसार के स्थान पर हम किसी प्रतिदर्श का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा यहाँ पर है कि जो परिणाम आते हैं उसमें कितनी सत्यता है और कितना विश्वास पात्र है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये भी उसका महत्व है। विभिन्न मतलब अन्य प्रकार के कई प्रकार के खोजों के प्रारूप का अध्ययन करेंगे, उनके डिजाइनों का अध्ययन करेंगे और अपनी समझ विकसित करेंगे। यह उसका महत्व होता है। विस्तृत आंकड़ों की जाँच करना, पहले से जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके बारे में जांच करेंगे, यह इसकी महत्वता होती है। और उसके बाद समस्या समाधान के लिए उत्तम योजना बनाएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं। इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद आ जाता हूँ अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आप बारीकी से समझेंगे। पहला है, देखिए बाहकारक अथवा पक्षपात से अभिप्राय, पक्षपात से अप्रभावित यहाँ पर हो गया। इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष। इसका मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, इसकी विशेषता है। दूसरा है विश्वसनीयता, यहाँ पर लिख देते हैं विश्वसनीयता का मतलब यह होगा, यहाँ पर विश्वसनीयता होनी चाहिए। और उसके बाद है, यहाँ पर लिख देते हैं मैं शोध कार्य विषय
विषय संगत एवं निरक्षर योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। उसके बाद है निरक्षर के लिए विश्वसनीयता गुणांक ये गुणांक का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है वैधता। अब देखिए यहाँ पर है अनुसंधान की विशेषताएं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर आपको मेरे नोट्स में आपको दिखेंगी और सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एकदम बारीकी से, मेरे हाथ में नोट्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो अनुसंधान की विशेषताएं होनी चाहिए वह निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष अर्थात बाह्य कारक अथवा पक्षपातों से अप्रभावित होना चाहिए। देखिए बाह्य कारक अथवा पक्षपातों से क्या होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। कोई बाह्य कारक के कारण ये ना रहे कि बाद में रिसर्च आप कर रहे हैं तो वह बाह्य कारकों से प्रभावित हो। जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च करने चले गए और वहाँ पर डीजे चल रहा हो, आप रिसर्च कर रहे हो तो डीजे चल रहा हो, तो वहाँ पर जो परिणाम आएगा वह एकदम सटीक नहीं आएगा, उसमें त्रुटियाँ होंगी। तो आप क्या करना चाहिए कि पक्षपातों से अप्रभावित होना चाहिए। पहले नंबर खोज की जो रिसर्च की विशेषताएं हैं, जो क्वालिटी हैं, उसमें क्या होना चाहिए कि बाह्य कारक अथवा पक्षपातों से निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि शोध कार्य विषय संगत एवं निरीक्षण योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब जो शोध कार्य है विषय संगत एवं निरीक्षण योग्य होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी शोध कर रहे हैं तो वह विषय के संगत से जुड़ा होना चाहिए और निरीक्षण योग्य होना चाहिए, ताकि उसके बारे में हम लोग जान सकें बहुत आसानी से। और उसका निरीक्षण के लिए विश्वसनीयता गुणांक का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब कि निरीक्षण के लिए विश्वसनीयता गुणांक का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब यह नहीं कि देखिए, जैसे कहने का मतलब पाइथागोरस परिमेय अगर लग गया है तो हमेशा अगर हम चाहें किसी भी प्रकार में कोई वैल्यू क्यों न दी रहे, अगर हमको कर्ण निकालना है तो एकदम आसानी तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद वैधता का मतलब यह होता है कि देखिए, वैधता का मतलब यह होता है कि उसमें जिस चीज के लिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस चीज में हम रिसर्च करने जा रहे हैं वह त्रुटियों से मुक्त होनी चाहिए। देखिए, विश्वसनीयता और वैधता में दोनों में हल्का सा फर्क है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर कहा जाए विश्वसनीयता, जैसे कि आप हमारे सर जो थे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप लीडो खेलने जाते हैं, लीडो, तो अगर जो गोटी होती है जिसको हम लोग फेंकते हैं, अगर उसमें 10 बार हमने फेंका तो अगर 9 बार 6 आया है तो वह हमारी क्या है, विश्वसनीयता है। अब क्या हुआ कि अब हमारे ही दोस्त कहें कि नहीं भाई, अब इस गोटी से हम लोग नहीं खेलेंगे, अब हम लोग गोटी मंगाएंगे दूसरी, और उसको जब फेंकने गए तो उसमें भी 6 आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें जब मैंने ध्यान से देखा तो जो हमारा दोस्त गोटी लाया था जिसको फेंकना था, उसमें 6 2 जगह बना हुआ था, उसमें 6 2 जगह बना हुआ था। तो कहने का मतलब है कि वह वैध नहीं है। अगर आप किसी चीज पे रिसर्च करने जा रहे हैं वह वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 1 से लेकर के 6 तक के अंक होने चाहिए, और उसमें 1 हुआ, 3 हुआ,
उसके बाद 4 हुआ, 5 हुआ और 2 के जगह पे 6 हुआ, फिर 6 हुआ, तो वह वैध नहीं माना जाएगा। इसके लिए मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ कि देखिए, शोध प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं सटीक होनी चाहिए। जो शोध प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित एवं सटीक होनी चाहिए और प्रतिक्रिया प्रयोगों सुनियोजित होने चाहिए। जो प्रतिक्रिया है वह पहले से सुनियोजित होनी चाहिए और उदाहरण एवं तकनीकी हो तो मापन त्रुटियों से मुक्त हो। कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ हो तो वह मापन की त्रुटियों से मुक्त हो। जैसे कि आप कहने का मतलब उसमें 6 नहीं होना चाहिए, 1 2 6 नहीं होना चाहिए गोटी में, 1 से लेकर 6 तक के अंक होने चाहिए, तो वह आपका वैध होगा। अन्यथा अगर उसमें 2 बार 6 है तो वह वैध नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ में रिसर्च करने जा रहे हैं तो एक ही चीज़ 2 बार नहीं लिख सकती, कहने का मतलब वह वैध नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें विशेषता यह होती है कि खोज में आपकी वैधता होनी चाहिए। उसके बाद है सामान्यीकरण योग्य होना चाहिए। सामान्यीकरण योग्य का मतलब कि सभी जगह वह नियम लगना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का मैंने उदाहरण आपको दिया, तो उसमें जब हम कर्ण निकालने जा रहे हैं तो वैल्यू अलग अलग अगर है तो क्या होगा, उसके मान अलग अलग होंगे। अब देखिए मैं इधर आ जाता हूं ताकि आपको दिखे कि लिखा क्या हुआ है नोट्स में, कि देखिए सामान्यीकरण का मतलब यह होता है कि देखिए शोध के परिणाम सिद्धांत का प्रतिपादन करने पर आधारित, अर्थात परिणाम एक नियम बने जो सार्वत्रिक युक्त मतलब प्रयुक्त हो प्रयुक्त योग्य हो। कहने का मतलब एक ऐसा नियम बने जो सभी जगह लगे। ये नहीं कि एक बार हमने कर्ण निकाल दिया, दोबारा कोई मान लीजिए आयत बन गया, वहाँ पर कर्ण निकालने चले गए, वहाँ पर कर्ण न निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कर्ण का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय है तो वह हर जगह लगना चाहिए, तो वह सामान्यीकरण मतलब समान, हर जगह समान लगना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह लगाएं एक बार निकल गया एक बार नहीं निकला। तो जो अनुसंधान की विशेषता है वह सामान्यीकरण होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब वह हर जगह क्या होना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए। किसी भी शोध के परिणाम सिद्धांत का प्रतिपादन करने पर आधारित, अर्थात परिणाम एक नियम बने जो सार्वत्रिक सब जगह। अब मान लीजिए न्यूटन का नियम है वह हर जगह लगता है, तो ऐसे नियम आपके होने चाहिए। उसका है अनुभविक होना चाहिए, अनुभविक। देखिए जो खोज होता है वह अनुभविक होता है। अनुभविक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए कहने का मतलब कि वह अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि वह किसी और का शोध है उसको बीच में ला दिए तो वह अनुभव नहीं, मतलब वह अनुभविक को अनुभवजन्य भी बोलते हैं। यह इसका देखिए कौन सा ऐसा शोध होता है जो अनुभव मतलब पूछ सकता है कि अनुसंधान की विशेषताएं अनुभवजन्य होती हैं, तो आप अनुभवजन्य का मतलब समझबे नहीं करेंगे। अनुभवजन्य का मतलब अनुभविक होना चाहिए। तो अगर आप इसको कह देंगे कि तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, अनुभवजन्य होना चाहिए, अनुसंधान अनुभवजन्य होना चाहिए, तो आप कह देंगे कि यह तो अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो ऐसा नहीं, वह अनुभविक होता है। जब आप कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं तो वह अनुभविक होता है। इसका भी यहाँ पर एक लाइन में डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एकदम आसानी से पढ़ देता हूँ, अगर आप वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अनुभव अथवा अवलोकन पर आधारित भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब अनुभव अथवा अवलोकन, अवलोकन का मतलब जांच योग्य होना चाहिए, मतलब कि आपने किया है, चाहे वह अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो। एक बार और बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अनुभव तथा अवलोकन पर आधारित भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। उसके बाद इसका विशेषता है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वस्तुनिष्ठ का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो वह निष्पक्ष होना चाहिए, वह सब जगह लगना चाहिए, सब पे समान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बना दिया तो कहीं कुछ और लगे, कहीं कुछ और परिणाम आए, कहीं कुछ और परिणाम, अलग अलग नहीं होना चाहिए। रिसर्च का यह मतलब होता है कि वह सब जगह लागू होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष। इसको भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। शोध जहाँ योग्य तथा आलोचनात्मक परीक्षणों एवं जांच की कसौटी पर खरा उतरे।
वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि शोध जांच योग्य हो, जो शोध आपने किया उसका जांच किया जा सके तथा अवलोकन योग्य हो। परिणामों एवं जांच मतलब उसका परिणाम किया जाए तो वह जांच की कसौटी पर खरा उतरे। ये नहीं कि खरा ही ना उतरे, कहीं और कोई वैल्यू कुछ और आए, कहीं कुछ और आए। सुव्यवस्थित होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। इसकी विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। क्या चीज? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। अनुसंधान की विशेषता क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति अर्थात इसका मतलब होता है कारण प्रभाव संबंध से अप्रभावित होना चाहिए। यह किसी भी कारण प्रभाव या संबंध से क्या होना चाहिए? अप्रभावित होना चाहिए। ये मतलब यह जो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति जो है इसका मतलब यह हुआ कि कारण प्रभाव संबंध पर आधारित होना चाहिए। कारण प्रभाव संबंध, क्यों कब कैसे, ये सारी चीज़ें हम जान सकें। ये नहीं कि शुद्ध सटीक। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं शोध, इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शोध प्रक्रिया कठोर प्रयत्न से उत्पन्न शुद्ध सटीक एवं उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति तकनीक पर आधारित होनी चाहिए। इसका मतलब कब, कहाँ और कैसे इसकी जांच हम कर सकें, इस आधार पे होना चाहिए। सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसका भी मतलब अगर डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि परिणात्मक प्रदत्तों मतलब होता है, देखिए प्रदत्तों का मतलब होता है, प्रदत्तों का मतलब आंकड़े होता है। क्या होना चाहिए? प्रदत्तों का मतलब होता है आंकड़े। परिणाम प्रदत्तों की व्यवस्था तथा सुनिश्चित एवं परीक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। करने का मतलब ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह इसकी विशेषता है। आप कभी भी रिसर्च में जाइए तो ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सब लोग जानते हो। ऐसी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो कोई भी न जानता हो। उसके बाद है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए। तर्कपूर्ण लिख देते हैं, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी विशेषता है कि वह तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए। इसके पहले वाले टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने विश्लेषणात्मक का मतलब बताया था कि तोड़ मरोड़ उसको तोड़ा जा सके, उसके बाद उसको तोड़ को अलग अलग करके हम समझ सकें उस बात को। इसका मतलब होता है निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्क नियमों पर आधारित होना चाहिए। निगमनात्मक एवं आगमनात्मक, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आप नोट्स में आपको एक शब्द दिखेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा। उसमें निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्क नियमों पर आधारित होना चाहिए। निगमनात्मक एवं आगमनात्मक नियमों पर आधारित होना चाहिए। आगमनात्मक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आगमनात्मक क्या होता है, निगमनात्मक क्या होता है। उसके बाद नियंत्रित होना चाहिए, पर कारणों के प्रभाव से मुक्त। नियंत्रित का मतलब नियंत्रित होना चाहिए, यह इसकी विशेषता है, होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। नियंत्रित का मतलब पर कारकों से मुक्त होना चाहिए, पर कारकों से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब पर कारकों से मुक्त होना चाहिए। देखिए नियमित होना चाहिए, नियमित होने का मतलब होता है पर कारकों से मुक्त होना चाहिए। पर कारक मतलब जैसे बताया ना कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं और बाहर से कोई बगल में कोई डीजे बजा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बाह्य कारकों से मुक्त होना चाहिए, जिसको पर कारक बोलते हैं। यह इसकी विशेषता है कि नियंत्रित होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन में आपको देगा, यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि अनुसंधान की विशेषताएं निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पर जितने सारे विशेषताएं, पहला क्या लिखे हैं कि देखिए यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसके बाद समन्वयीकरण होना चाहिए, अनुभविक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। इन सब का डिफिनेशन अगर आपको लिखना है
तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और पहले ये वीडियो जैसे ही अपलोड होता है वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाते हैं। वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी शब्द में अगर कहीं भी अगर कोई भी चीज़ अगर दिक्कत है तो आप तुरंत उसको आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत जवाब दूंगा कि यह ये शब्द है। या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7270 इस नंबर पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं हो सकता है आपके लिए। उसके बाद अगला जो है इसकी विशेषता, अच्छे अनुसंधान के मापदंड। इसके बाद अगला टॉपिक मैं लिख देता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके ही समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं पढ़ करके समझा देता हूँ। आप नोट्स को एक बार देखेंगे और मेरा वीडियो देखने के बाद नोट्स को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद तब वीडियो देखने आइए, तब उससे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होने चाहिए। पहला देखिए, अनुसंधान के मानदंड क्या होने चाहिए। अनुसंधान के मानदंड क्या होने चाहिए। सबसे पहले कि आखिर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं इसकी। ठीक, उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए। कहने का मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए। आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो किस लिए रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई न कोई आपकी समस्या होगी। कहने का मतलब उस समस्या का उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए और परिलक्षित होना चाहिए। कहने का मतलब वो हमको उसकी जाँच करनी है तो क्या करनी है। सामान्य तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे तकनीक का प्रयोग कर दे जो कोई जानता ही ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह इसका मानदंड है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अच्छे अनुसंधान के मानदंड क्या होते हैं। उसके बाद देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया स्पष्ट रूप से विस्तृत वर्णन होना चाहिए। ये नहीं कि देखिए अनुसंधान मतलब जो आप खोज किए उसका विस्तृत वर्णन होना चाहिए। ये नहीं कि संक्षिप्त वर्णन आपने कुछ लिख दिया उसके बाद समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ लिख दिए, उसका मतलब ही ना समझ में आया, आपने रिसर्च करके कर दिया कि वस्तुनिष्ठ। नहीं, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि वह कसौटी पर खड़ा उतरे और वह शोध मतलब जो भी आप शोध कर रहे हैं वह निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार उसके परिणाम अलग अलग नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए, हर जगह एक आना चाहिए। तो यह निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद अनुभव मतलब मापदंड क्या, अनुभविक होना चाहिए। अनुभविक मतलब इम्पेरिकल होना चाहिए। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तकनीक, निष्कर्ष एवं नियम प्रतिपादन सरलता। कहने का मतलब तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तकनीक, निष्कर्ष एवं नियम मतलब नियम प्रतिपादन में सरलतः। कहने का मतलब ऐसे नियम बनाने चाहिए जो एकदम सरल हों और सटीक हों, जो दूसरे को समझ में आने चाहिए। यह उसका मानदंड है। सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब कारण, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कारण संबंध का मतलब, कहने का मतलब उन सब की हम लोग जांच कर सके। कहने का मतलब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच कर सके। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। विदित विधियों का प्रयोग हो। कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप। विदित का मतलब मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। कहने का मतलब एक एक चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ सके। स्टेप बाय स्टेप विदित नियमों का प्रयोग हो। विदित नियमों का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है अगला, विदित विश्वसनीय एवं परखी हुई शोध विधियों का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब परखी हुई शोध विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी विधि का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में हम लोग जन्म नहीं करते हैं, कुछ भी जरा सा भी नहीं। तो कहने का मतलब विदित परखी हुई चीज़ों का, कहने का मतलब परखी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और विश्वसनीय एवं परखी हुई शोध विधियों का प्रयोग होना चाहिए। शोध डिजाइन, प्रस्तुतिकरण एवं निष्पादन हो तथा प्ररचना में कोई त्रुटि अथवा प्रभावी कारक हो तो उसका स्पष्टीकरण हो। कहने का मतलब जो शोध डिजाइन हो, शोध डिजाइन प्रारूप वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष हो,
क्या हो कि जो डिजाइन आपने तैयार किया है वह निष्पक्ष होना चाहिए। कोई बाह्य कारक अगर उसमें प्रभावित कर रहा है तो उस कारक का क्या होना चाहिए कि वह प्रस्तुतिकरण अर्थात उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर आपको यह चीज़ से दिक्कत आ सकती है तो उसका निवारण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद है अनुसंधान के अवरोधक। अनुसंधान में कहने का मतलब रिसर्च में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुसंधान में अवरोधक अर्थात अनुसंधान में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं वह आपको कि मतलब वह आपको बता रहे हैं। प्रदत्तों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता, आंकड़ों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता। कहने का मतलब हो सकता है कि आपको आंकड़े न मिलते हों और उसमें वह विश्वास पात्र न हो। अनुसंधान कार्यप्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक परीक्षण में कमी। कहने का मतलब हो सकता है आपको अनुसंधान कार्यप्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक में कोई जरा सी भी कमी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, इसमें समय की कमी हो सकती है, बहुत सारी। वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी एवं सत्य का अभाव। कहने का मतलब उसमें क्या हो, आपका सत्यनिष्ठता ना हो, ईमानदारी ना हो। जैसे कहने का मतलब आप किसी चीज़ पे शोध करने चले गए, दूसरे की चीज़ कोई दूसरा कोई सिद्धांत दिया उसको ला करके चिपका दिए, तो यह ईमानदारी नहीं है। कहने का मतलब यह भी अवरोधक उत्पन्न करता है। वस्तुनिष्ठ, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा का अभाव हो सकता है। प्रकाशित आंकड़ों की समय पर उपलब्धता। कहने का मतलब कोई चीज़ हो जो आंकड़े आपको मिलने चाहिए वह समय पर न मिले, ये भी हो सकता है। अनुसंधान की अभिप्रेरणा, ये सारी जो थी, देखिए अब मैं बता देता हूँ अनुसंधान के अवरोधक क्या क्या थे। प्रदत्तों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता, अनुसंधान कार्यप्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक में प्रशिक्षण की कमी हो सकती है। वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी एवं सत्यता का अभाव हो सकता है। प्रकाशित आंकड़ों की समय पर उपलब्धता, ये भी हो सकता है। अनुसंधान की अभिप्रेरणा क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको नोट्स मिल गया होगा, आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप नोट्स ले करके पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।